हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स क्या होती है? हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पे, जिसमें हमने माइक्रोट्यूब्यूल की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम माइक्रोट्यूब्यूल की स्टडी करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। जिन्होंने भी माइक्रोट्यूब्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की गई है, पहले आप उसको स्टडी कीजिए, देन फिर आप पाइएगा माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स पे। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स ऐसा नहीं है कि उसको बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स क्या होती है, प्रोटोफिलामेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोफिलामेंट से मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है। तो ये बेसिक पार्ट है बिल्कुल। तो पहले हमें बेसिक स्टडी होना जरूरी है, उसके बाद हम आएंगे माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स होती क्या है? डायनामिक्स का मतलब ही होता है चेंजेस होना। डायनामिक्स इट मीन्स चेंजेस होना, कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसकी ग्रोथ कब होगी, श्रिंक कब होगी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, जब हमने उसके बेसिक फंक्शंस पढ़े थे, कि स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। वही स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जब हमें मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन स्टेट में जाना होता है। वही स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होना, जिसके कारण वो का अपोजिट पोल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। जरूरी तो नहीं है कि यदि स्पिंडल फाइबर्स की एक बार शॉर्टनिंग हुई है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स किससे मिलकर बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से, तो वापस उनकी ग्रोइंग नहीं होगी या उनकी ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल, यदि श्रिंकेज प्रोसेस होती है तो उसमें ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ और श्रिंकेज दोनों एक साथ चलती है, ग्रोइंग पॉइंट, श्रिंकिंग पॉइंट दोनों एक साथ चलता है। इसी कारण माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है, और इसी कारण माइक्रोट्यूब्यूल को डायनामिक्स, माइक्रोट्यूब्यूल की डायनामिक्स को हम स्टडी करते हैं। इसी में एक कंसेप्ट आएगा ट्रेड मिलिंग क्या होती है। ट्रेड मिलिंग भी सिंपल सी बात है। ट्रेड मिलिंग का मतलब क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल के केस में हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दो टाइप के ट्यूबुलिन प्रोटीन देखी थी हमने, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन किससे एसोसिएटेड होती है, जीटीपी बाउंड। दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन किससे एसोसिएटेड होती है, जीटीपी से एसोसिएटेड होती है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाउंड होती है। ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट और अल्फा भी जीटीपी एसोसिएटेड होती है। सिंपल डायनामिक्स पढ़ने से पहले सिंपल बेसिक कंसेप्ट हम देखते हैं। दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन जब एक दूसरे से मिलती है तो डाइमर का फॉर्मेशन करती है। दोनों ट्यूबुलिन आपस में मिलेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, डाइमर का फॉर्मेशन करेगी। जब ये दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन के पास जीटीपी बाउंडेड होती है, तब डाइमर कैसा होता है, टाइट बाउंड होता है। मतलब टाइटली बाउंड डाइमर का फॉर्मेशन करती है। कब? जब दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन किससे एसोसिएटेड होगी, जीटीपी बाउंड होगी, तब वो किसका, टाइटली बाउंड डाइमर का फॉर्मेशन करेगी। टाइटली बाउंड डाइमर का फॉर्मेशन करेगी। यदि एक के पास जीडीपी होगा, यदि एक एसोसिएटेड होगा जीडीपी से, तो वो टाइटली नहीं लूजली बाउंड डाइमर का फॉर्मेशन करेगी। वो डाइमर इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल की डिसअसेंबली होने स्टार्ट हो जाएगी, डीपॉलीमराइजेशन हो सकता है। जब तक जीटीपी के फॉर्म में रहेंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, उनका डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता है। यदि एक ट्यूबुलिन प्रोटीन जीडीपी एसोसिएटेड हो जाएगी, यदि कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के पास जीटीपीएज एक्टिविटी है। बीटा ट्यूबुलिन के पास क्या है, जीटीपीएज एक्टिविटी। जीटीपीएज एक्टिविटी इट मीन्स वो जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर सकती है, जीडीपी में। जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगी, जीडीपी में। जीटीपी को जैसे ही जीडीपी में कन्वर्ट होगी, मतलब उसके पास जीटीपी की जगह क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। जैसे ही जीटीपी जीडीपी से रिप्लेस होगा, तब ये टाइटली बाउंड ना होकर कैसे हो जाते हैं, लूजली बाउंड हो जाते हैं। तब इनकी स्ट्रक्चर टाइटली बाउंड ना होकर लूजली बाउंड हो जाती है, जिसके कारण ये इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं और इजीली आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें एज अ डीपोलराइजेशन कंडीशन में साइटोसोल में मिल जाती है। हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ कैसे होती है और श्रिंकिंग कैसे होती है, श्रिंकेज कैसे होगी और ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल मतलब जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट पॉलीमराइजेशन की रेट से कम हो। ध्यान से समझिएगा, ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल इट मीन्स जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट, मतलब जीटीपी का जीडीपी में बनने की रेट आपकी पॉलीमराइजेशन की रेट से कम हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन आके माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ रही है, तब वो कंडीशन कहलाएगी ग्रोइंग कंडीशन। और जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट
पॉलीमराइजेशन की रेट से ज़्यादा हो जाए, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन के जुड़ने की रेट जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब उस कंडीशन को क्या करेंगे, डिसअसेंबली कहेंगे या डीपॉलीमराइजेशन कहेंगे। मतलब सिंपल सी कंसेप्ट है हमारे पास, जीटीपीएस एक्टिविटी, जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट, जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट सपोज ज़्यादा है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो रही है, बजाय किसके, पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन से किसकी रेट ज़्यादा है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट ज़्यादा हो रही है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल की श्रिंकिंग होगी। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगी, श्रिंक होगी। यदि इसकी जस्ट वाइस वर्सा हो जाए, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट कम है और पॉलीमराइजेशन की रेट ज़्यादा है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस तो कम हो रही है लेकिन पॉलीमराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, नए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आके जुड़ रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ग्रोथ होगी। उस कंडीशन में क्या होगी, ग्रोथ होगी, यदि जस्ट अपोजिट कंडीशन हो। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल की श्रिंकिंग क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, जी कैप क्या होती है, सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की श्रिंकिंग और ग्रोथ से रिलेटेड, या माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स क्या होती है। माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबिलिटी या माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स का मतलब है, एक ग्राफ के थ्रू सबसे पहले समझते हैं कि वो ग्राफ क्या कहता है। माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स से रिलेटेड ग्राफ, टाइम वर्सेस आपका टाइम वर्सेस ट्यूबुलिन सब यूनिट, ट्यूबुलिन सब यूनिट, एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे ट्यूबुलिन सब यूनिट्स लेंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा बेसिकली, सबसे पहले आपके ट्यूबुलिन डाइमर्स आएंगे जो आपस में मिलकर, ट्यूबुलिन डाइमर्स आएंगे जो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, डाइमर्स, ये ओलिगोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। धीरे धीरे ये डाइमर्स आपस में जुड़ेंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये डाइमर्स जुड़ते जा रहे हैं और ओलिगोमर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये क्या फेज होगी आपकी, लेग फेज या न्यूक्लिएशन फेज, लेग फेज या न्यूक्लिएशन फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, स्टार्टिंग फेज है आपकी लेग फेज या न्यूक्लिएशन फेज, जिसमें क्या होगा, आपके ट्यूबुलिन डाइमर्स आपस में जुड़ेंगे। ओलिगोमर सब यूनिट का स्ट्रक्चर का हेट्रोडाइमर्स हैं अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के, जो एक ओलिगोमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। कब, लेग फेज या न्यूक्लिएशन फेज में। अभी ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है, धीरे 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 क्या होगा, ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होगा, मतलब पॉलीमराइजेशन होगा। क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, बीटा अल्फा सब यूनिट आपस में जुड़ती जा रही हैं और किसका फॉर्मेशन कर रही है, प्रोटोफिलामेंट का, प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन कर रही है। इलोंगेशन फेज में ये क्या चल रही है आपकी, इलोंगेशन फेज। 3 फेज में डिवाइड किया गया है आपको ग्राफ को, किस फेज में, 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लिएशन फेज या लेग फेज, इलोंगेशन फेज और प्लेटो फेज या स्टेडी फेज, स्टेडी फेज। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट क्या है। लेग फेज या न्यूक्लिएशन फेज, जिसमें आपके ट्यूबुलिन डाइमर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ओलिगोमर सब यूनिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओलिगोमर सब यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेग फेज में डाइमर्स आपस में जुड़ेंगे, छोटे छोटे ओलिगोमर्स बन रहे हैं। जब ये ओलिगोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक लॉन्ग सीरीज हेड टू टेल फॉर्मेशन करेंगे, तो प्रोटोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। यही प्रोटोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं इलोंगेशन फेज में। इलोंगेशन फेज में जब माइक्रोट्यूब्यूल का टोटल फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसमें आपके हेड टेल मतलब आपकी बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेगी, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इलोंगेशन फेज में क्या होता है आपके, इलोंगेशन फेज में पॉजिटिव एंड पर हमने देखा था एक बीटा सब यूनिट जिसका पॉजिटिव एंड, अल्फा सब यूनिट जिसका नेगेटिव एंड। इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन, ग्रोइंग रीजन होगा, ग्रोथ होगी। इसमें क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमराइजेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन आके जुड़ेगी, ट्यूबुलिन डाइमर्स आके क्या होंगे, पॉजिटिव एंड से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्रोथ हो रही है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सबसे पहले लेग फेज जिसमें डाइमर्स का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे प्रोटोफिलामेंट्स बने, माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये इलोंगेशन फेज जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है, ज़्यादा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ज़्यादा हो रहा है आपका। तो ये क्या है, ग्रोइंग रीजन है इसका। इलोंगेशन फेज के बाद स्टेडी फेज में क्या होता है,
स्टडी फेज वो फेज होती है जिसमें ग्रोथ और श्रिंकिंग, जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी ही श्रिंकिंग हो रही है, मतलब जितनी पॉलीमराइजेशन हो रहा है उतना ही डीपॉलीमराइजेशन होगा। जितनी सब यूनिट ऐड हो रही है उतनी ही सब यूनिट क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी, मतलब वो अपनी एक स्टेबल स्ट्रक्चर में मेंटेन रहेंगे। स्टेबल स्ट्रक्चर में क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। सपोज नए ट्यूबुलिन प्रोटीन जितने ऐड हो रहे हैं उतने ही ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। एडिशन और रिमूवल सेम होगा, एडिशन और रिमूवल कैसा होगा आपका, सेम होगा। वो फेज क्या कहलाएगी आपकी, स्टडी फेज या प्लेटो फेज, जहां पे क्या मिलेगा आपको, जितने ट्यूबुलिन डायमर ऐड हो रहे हैं मतलब असेंबली और डी असेंबली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वो फेज क्या कहलाएगी आपकी, स्टडी फेज या प्लेटो फेज। तो सिंपल सा ग्राफ है ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड कि कैसे होगा टाइम एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे हम मेजर करते हैं टाइम को। कितने फेजेस में बांटा गया डायनामिक्स में, लेक फेज, इलोंगेशन फेज, स्टडी फेज या प्लेटो फेज। लेक फेज या न्यूक्लिएशन फेज जिसमें बीटा और अल्फा ट्यूबुलिन डाइमर्स आपस में मिलेंगे और ओलिगोमर का फॉर्मेशन करेंगे। ये धीरे धीरे आपके प्रोटोफिलामेंट्स बनाएंगे, ग्रोथ करने लग रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ग्रोइंग हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, असेंबली हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐड हो रहे हैं। अब धीरे धीरे एलोंगेशन फेज से कहाँ मूव कर गए, स्टडी फेज में या प्लेटो फेज में। स्टडी फेज या प्लेटो फेज में हम मूव करके गए हैं। स्टडी फेज या प्लेटो फेज में क्या होता है, जितना पॉलीमराइजेशन हो रहा है उतना ही डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब जितने ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐड हो रही है उसी अमाउंट में ट्यूबुलिन प्रोटीन रिमूव हो रही है, मतलब असेंबली और डिसअसेंबली दोनों ही कैसे, सेम रेट में चल रही है। तो वो फेज क्या कहलाएगी आपकी, स्टडी फेज या प्लेटो फेज। ये देख सिंपल सा ग्राफ की माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ कैसे होगी। अब माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ कैसे होगी, जी केप्स क्या होती है वो देखते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है कि लेक फेज, न्यूक्लिएशन फेज क्या होती है, एलोंगेशन फेज क्या होगी जिसमें पॉलीमराइजेशन होगा, और स्टडी फेज या प्लेटो फेज किसको कहेंगे, जिसमें पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन की रेट क्या हो, सेम हो, वो फेज कहलाती है आपकी प्लेटो फेज। अब कैसे ग्रोथ होगी, ग्रोइंग और श्रिंकिंग का रीजन क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है जी कैप, ध्यान रखिएगा जी कैप। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जी केप कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन का पार्ट नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स में। जी केप कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन पार्ट नहीं है, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स है जिसमें क्या हो गया, अल्फा बीटा प्रोटीन्स आपस में जुड़ेंगी, एक होलो सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। ये बीटा ट्यूबुलेंस, ये अल्फा ट्यूबुलेंस। अब ग्रोइंग और क्या होगा, जी केप्स क्या होंगी, सबसे पहले पॉलीमराइजेशन, ये आपका बीटा अल्फा, ये अल्फा एंड नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, बीटा एंड पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ही इसे क्या कहा जाता है कि इसमें स्ट्रक्चरल पोलैरिटी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होती है, स्ट्रक्चरल पोलैरिटी, क्योंकि इनके दोनों एंड केमिकली डिफरेंट होते हैं। दोनों एंड कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि यदि क्लीव करोगे तो दोनों एंड्स पे सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। एक साइड पे आपको बीटा ट्यूबुलिन वाली स्ट्रक्चर मिलेगी तो एक साइड पे अल्फा ट्यूबुलिन मिलेगी। तो एसिमेट्रिक होती है स्ट्रक्चरली, मतलब कह सकते हैं इसमें पोलैरिटी होती है क्योंकि इन ये केमिकली डिफरेंट साइड्स होती है दोनों में। अब माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जी केप्स होती क्या है, जैसे ही ग्रोइंग रीजन होता है, इसका प्लस एंड क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग रीजन होता है। हमने माइक्रोट्यूब्यूल देखा था, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें अल्फा ट्यूबुलिन, ये वाला बीटा ट्यूबुलिन वाला पार्ट, और ये अल्फा, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव एंड, और ये नेगेटिव एंड। इसका पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग एंड होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ आके जुड़ती है आपकी बीटा सब यूनिट पे। पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन दोनों ही पॉजिटिव एंड से ज्यादा होता है बजाय किसके, नेगेटिव एंड के। क्यों नेगेटिव एंड पे कम होता है, क्यों स्लो पॉलीमराइजेशन रेट होती है इसकी, क्योंकि इस पे आके जुड़ जाती है गामा प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन आके जुड़ जाती है, गामा प्रोटीन। हमेशा ध्यान रखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल का पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग रीजन होता है, फास्ट पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन होता है बजाय किसके, नेगेटिव रीजन के। नेगेटिव या अल्फा सबयूनिट से क्यों स्लो पॉलीमराइजेशन होता है, क्योंकि वहां पे गामा प्रोटीन आके जुड़ जाती है। गामा प्रोटीन जनरली ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही पार्ट है, जो कहां पे प्रेजेंट होती है, सेंट्रोसोम में। कहां पे प्रेजेंट होगी आपके, सेंट्रोसोम में।
सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होती है। सेंट्रोसोम में ये गामा प्रोटीन के साथ क्या होगी, बेसिकली गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ एक एसेसरी प्रोटीन आके जुड़ जाती है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके इसकी अल्फा सब यूनिट को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण इस एंड से उसका पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन की रेट कैसे हो जाती है, स्लो। ध्यान रखिएगा किस एंड से फास्ट पॉलीमराइजेशन होगा, पॉजिटिव एंड से। नेगेटिव एंड से पॉलीमराइजेशन की रेट स्लो होती है। पॉजिटिव एंड से फास्ट पॉलीमराइजेशन क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव एंड पे सेंट्रोसोम आके बाइंड कर जाते हैं या गामा प्रोटीन एसेसरी प्रोटीन के साथ जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है जो इसके अल्फा एंड को ब्लॉक कर देती है। इस कारण इसका नेगेटिव एंड क्या होता है, स्लो ग्रोइंग एंड होता है। फास्ट ग्रोइंग एंड कौन सा होगा, बीटा एंड या पॉजिटिव एंड। अब इसी एंड से पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है। बात करते हैं ग्रोथ कंसेप्ट की। जब ग्रोइंग हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोथ करेगी मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलिन अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन्स आके बाइंड करेंगे किससे, हेटेरोडाइमर के फॉर्म में। दोनों कैसे हैं, जीटीपी एसोसिएटेड हैं। कैसे हैं, बेसिकली जीटीपी बाउंड है। ट्यूबुलिन डाइमर्स हेटेरोडाइमर्स कैसे हैं, जीटीपी बाउंड्स हैं। ज्यादा से ज्यादा जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन डाइमर्स किस एंड से आके बाइंड करेंगे, पॉजिटिव एंड से। इस कंडीशन में जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट जीटीपी एसोसिएशन की रेट से कम होती है। सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जीटी पॉलीमराइजेशन की रेट ज्यादा होगी, मतलब जीटीपी डाइमर के बाउंड होने की रेट जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट से क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या होगा, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या होगी, कम होगी। हाइड्रोलाइसिस की रेट कम होगी, किसकी रेट ज्यादा होगी, पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन रेट ज्यादा होगी। पॉलीमराइजेशन मतलब अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन डाइमर के फॉर्म में जो जीटीपी एसोसिएटेड होंगे वो ज्यादा से ज्यादा आके पॉजिटिव एंड से जुड़ते जाएंगे। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा जीटीपी एसोसिएटेड ट्यूबुलिन डाइमर्स पॉजिटिव एंड से जुड़ जाएंगे वो ग्रोइंग रीजन कहलाता है, जी कैप। वो जीटीपी एसोसिएटेड ट्यूबुलिन रीजन या हेटेरोडाइमर रीजन क्या कहलाता है, जी कैप। जी कैप कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, ना ही माइक्रोट्यूब्यूल की कोई टिप होती है, ग्रोइंग टिप है। ऐसा नहीं है कि कैपिंग वाला पार्ट है, बिल्कुल नहीं। जी कैप किसको कहा जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल के केस में जब पॉलीमराइजेशन की रेट ज्यादा होगी जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट से, तब ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलिन सब यूनिट पॉजिटिव एंड पे जाके जुड़ जाएगी। वो पॉजिटिव एंड किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जी कैप का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब इस टाइम पे क्या हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ हो रही है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया फास्ट ग्रोइंग रीजन और स्लो ग्रोइंग रीजन कौन सा होता है, क्यों नेगेटिव एंड को स्लो ग्रोइंग कहते हैं, वो भी उसका भी कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि सेंट्रोसोम आके जुड़ जाते हैं, गामा प्रोटीन्स आगे जुड़ जाती है, रिंग लाइट स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स कर लेगी, जिस कारण इसका नेगेटिव एंड स्लो ग्रोइंग एंड होता है। तो अब आपको फास्ट ग्रोइंग एंड मतलब पॉजिटिव एंड्स पे ही पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन करना है। तो कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आएंगी जो किससे आके जुड़ेंगी, पॉजिटिव एंड से। ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन पॉजिटिव एंड से जुड़ेगी मतलब जी कैप का फॉर्मेशन कर लेगी, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोइंग साइट्स। अब श्रिंकिंग में क्या होगा, ये तो हमने देखा ग्रोथ में क्या हुआ। अब श्रिंक में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स की श्रिंकिंग होगी, तब क्या होगा। श्रिंकिंग वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। श्रिंकेज में क्या होगा, सेम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर बनेंगे श्रिंकिंग में। श्रिंकिंग में क्या होगा, इसके एंड से सपोज यह हमने देखा था सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, प्रोटोफिलामेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोटोफिलामेंट्स ट्यूबुलिन डाइमर्स क्या होने लगते हैं, डिसोसिएट होने लगते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर्स बाहर निकलने लगते हैं। मतलब ट्यूबुलिन डाइमर्स की क्या होने लगती है, डिसअसेंबली होने लगती है। डिसअसेंबली होने लगती है, कैसे होगी वो देख लेते हैं। जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट पॉलीमराइजेशन की रेट से ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी, ज्यादा से ज्यादा जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी, मतलब जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट वाइस वर्सा श्रिंकिंग में क्या होगा, जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट पॉलीमराइजेशन की रेट से ज्यादा हो जाए। आई होप आपको क्लियर होगा। जब जीटीपी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोलाइसिस हो रही है, अब ट्यूबुलिन प्रोटीन इतनी जुड़ नहीं रही है जिसके कंपैरिजन में जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस ज्यादा हो रही है। यदि जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि जीटीपी
ट्यूबुलिन बाइंड जीटीपी, जीडीपी में कन्वर्ट हो गई, तो हम सबसे फर्स्ट में ही कंसेप्ट देख चुके हैं कि यदि जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो डाइमर के साथ क्या लूजली एसोसिएटेड हो जाती है और इजीली क्या करती है, डाइमर के फॉर्म में रिमूव होने लगती है। मतलब ट्यूबुलिन सब यूनिट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डाइमर के फॉर्म में रिमूव होकर कहाँ आ जाएगी, साइटोसोल में, साइटोसोल में आ जाती है। कहाँ पर आ जाएगी, साइटोसोल में। क्या कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है, जब पॉलीमराइजेशन की रेट ज्यादा होगी तब ग्रोइंग होगी, ग्रोथ होगी, और जब जीटीपी हाइड्रोलाइसिस की रेट होगी तब वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे ट्यूबुलिन डाइमर्स, और ट्यूबुलिन डाइमर्स जैसे ही जीटीपी में कन्वर्ट होते हैं वो लूजली एसोसिएटेड हो जाते हैं, इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं और उनकी डिसअसेंबली या डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब साइड से कैसे, वो ट्यूबुलिन डाइमर के फॉर्म में, यदि ये प्रोटोफिलामेंट्स थे तो डाइमर के फॉर्म में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जी कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि जी कैप तो है ही ग्रोथ पॉइंट, ज्यादा से ट्यूबुलिन जुड़ेंगे तब जी कैप बनती है। जी कैप कैसे हो जाएगी, डिसअसेंबली हो जाएगी, मतलब डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है या डिसअसेंबली हो रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि जीडीपी एसोसिएटेड हो गई है ट्यूबुलिन से तो वो क्या कराएगी, डीपॉलीमराइजेशन कराएगी, मतलब जीटीपीएस एक्टिविटी एक्टिवेट हो गई है। यदि जीटीपी बाउंड है तो वो किसको प्रमोट करेगी, पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगी या असेंबली को प्रमोट करेगी। तो ये था आपका श्रिंकिंग। इसी को कहा जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा श्रिंक होने लगे, जब माइक्रोट्यूब्यूल की श्रिंकिंग बहुत ज्यादा होने लगे तब वो कंडीशन कहलाती है कैटास्ट्रॉफ। क्या कहलाती है, कैटास्ट्रॉफ। जब माइक्रोट्यूब्यूल की क्या होने लगे, श्रिंकिंग होने लगे, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन डिसोसिएट होने लगे और डिसोसिएट होकर साइटोप्लाज्म में जाने लगे, तब वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसकी कैटास्ट्रॉफ। ऐसा नहीं है कि कंडीशन कैटास्ट्रॉफ बनी रहेगी, जैसे ही कैटास्ट्रॉफ आई है तो वापस से ट्यूबुलिन प्रोटीन का कंसंट्रेशन हायर होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन आएगी और उस सब यूनिट से जुड़ती जाएगी और वापस उसकी ग्रोथ करा देगी। तब इस कंडीशन को कहते हैं रेस्क्यू कंडीशन। रेस्क्यू का मतलब ही होता है बचाव करना। रेस्क्यू कब आएगा, जब श्रिंकिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्यूबुलिन प्रोटीन डाइमर के फॉर्म में डिसोसिएट हो गई, अब वो डाइमर के फॉर्म में डिसोसिएट हो चुकी है, माइक्रोट्यूब्यूल श्रिंक हो चुकी है, तब उस कंडीशन में वापस से क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। कैसे, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलिन प्रोटीन आएगी जीटीपी एसोसिएटेड। जो कमिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो किससे एसोसिएटेड होगी, जीटीपी बाउंड। हम देख ही चुके हैं क्योंकि वो इससे टाइटली बाउंड होगी। जीटीपी एसोसिएटेड आएगी, जीटीपी एसोसिएटेड जैसे ही आएगी वो ज्यादा से ज्यादा उसके एंड से बाइंड होगी और एंड से बाइंड होगी तो उसकी क्या करा देगी, ग्रोथ। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो बीटा ट्यूबुलिन है वो एज ए एंजाइम वर्क कर रहा है क्योंकि उसके पास एक ऐसी एक्टिविटी है, जीटीपीएज एक्टिविटी है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स है वो एज ए एंजाइम वर्क करता है इस मैकेनिज्म में। तो ये थी आपकी, आई होप आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की श्रिंकिंग क्या होती है। कैटास्ट्रॉफ मतलब सिंपल सी बात है, श्रिंक होना माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की डिसअसेंबली होना। रेस्क्यू मतलब वापस माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होना। ठीक है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, उसकी रेस्क्यू कंडीशन कहलाएगी। इसी में एक टर्म आती है ट्रेड मिलिंग, इसी में एक टर्म आती है ट्रेड मिलिंग। ट्रेड मिलिंग क्या होती है, ट्रेड मिलिंग का सिंपल सा मतलब है डायनामिक स्टेबिलिटी। मतलब जितनी माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ रही है उसी स्पीड में, मतलब असेंबली और डिसअसेंबली दोनों की रेट सेम हो, मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे। माइक्रोट्यूब्यूल अपने स्ट्रक्चर को कैसे रखेगी, मेंटेन रखेगी। यदि नेगेटिव एंड से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है तो जिस रेट में डीपॉलीमराइजेशन होगा उसी रेट में पॉजिटिव एंड से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। इसी कारण क्या करेगी, वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगी, तब वो क्या कहलाएगी, टर्म ट्रेड मिलिंग। ट्रेड मिलिंग मतलब डीपॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन यदि सेम स्पीड में हो रहा है तो वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगी, वो टर्मिनोलॉजी कहलाती है ट्रेड मिलिंग। डायनामिक इंस्टेबिलिटी एक टर्म आती है कि स्टेबिलिटी तो हमने पढ़ लिया, बट स्टेबिलिटी के अलावा इंस्टेबिलिटी क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब स्टेबल ना हो तो वो दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स केवल ग्रोथ ही करती जा रही है, नई नई ट्यूबुलिन प्रोटीन को ऐड करती जा रही है, तो भी डायनामिक इंस्टेबल होगी। वो मतलब होगी कि डायनामिक इंस्टेबिलिटी क्या होगी, जब वो या तो ग्रोइंग ज्यादा कराए या उसमें श्रिंकिंग ज्यादा हो, या तो कैटास्ट्रॉफ ज्यादा हो या रेस्क्यू कंडीशन को फॉलो करे। कैटास्ट्रॉफ ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा श्रिंकिंग करेगी, तब भी डायनामिक इंस्टेबल होगी। यदि उसमें ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगी तब भी वो डायनामिक इंस्टेबल होगी। स्टेबल कब होगी, जब उसमें दोनों कंडीशन मेंटेन चले, बैलेंसिंग में चले।
तो ये था आपका माइक्रोट्यूब्यूल का डायनामिक्स होती क्या है, कैसे वो एसोसिएटेड होती है, कैसे जीटी पे हाइड्रोलिसिस होगी, कब पॉलीमराइजेशन होगा, कब डीपॉलीमराइजेशन होगा। ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया गया है कि कैसे उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी या ट्रेडमिलिंग को फॉलो करेगा। आई होप आपको आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा डायनामिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियो को और डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए। यदि आज वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।